एनसीईआरटी कक्षा 1 गणित की पाठ्यपुस्तक पर आधारित इस प्रशिक्षण में राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज आज दूसरे दिन आप सभी का स्वागत करता है। मैं डॉक्टर नीतू शर्मा आज आपको संख्या पूर्व संबोधों की अवधारणाओं के बारे में बताऊंगी। संख्या पूर्व संबोध क्या है? गिनती या गणित सीखने से पूर्व, गणितीय अवधारणाओं को सीखने से पूर्व उन्हें ठोस वस्तुओं की सहायता से अनुभव करना, आगे की संख्या या संख्या पद्धति को सीखने के लिए सर्वप्रथम संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ होना बहुत ही आवश्यक है। कक्षा 1 के बच्चों को संख्या अथवा गणितीय अवधारणाओं को सिखाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करने का, उसके साथ उन्हें कुछ क्रियाकलाप करने का या उससे जुड़े कुछ अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। या हम कह सकते हैं कि गिनती जानने से पूर्व ठोस वस्तुओं को एक एक करके संगति में लगाना, उन्हें उनके गुणों के आधार पर बांटना, उन्हें एक क्रम देना, उन वस्तुओं को आकार के अनुसार पहचान करना, ये सारी चीजें आना आवश्यक है और यही क्षमताएं संख्या पूर्व अवधारणाएं कहलाती हैं। संख्याओं को क्रम में बोलना ही संख्याओं को गिनना नहीं कहा जा सकता। इसके लिए किसी संख्या को वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। गिनती सीखने से पहले उन्हें गिनना, वर्गों में बांटना, क्रम में लगाना, एक एक की संगति के साथ जमाने की समझ होना जरूरी है। इन क्षमताओं का ज्ञान करके ही बच्चा गणित की अन्य संक्रियाओं के साथ सहज महसूस कर पाएगा। अतः हमें या हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बच्चों को कुछ ठोस मूर्त वस्तुओं के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करें, जिससे कि बच्चा गणित सीखने से पूर्व इन अवधारणाओं से परिचित हो सके। यही अवधारणाएं आगे चलकर जो गणित की संक्रियाएं हैं उन्हें सीखना आसान बनाती हैं। इन अवधारणाओं को जैसे छोटा बड़ा हो गया, आपका ऊपर नीचे, अंदर बाहर की अवधारणा क्या है, पास दूर किसे कहते हैं, क्या हल्का है क्या भारी है, दायां क्या है बायां क्या है, दूर क्या है पास क्या है, इन सब चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी बच्चों के साथ ये होगी कि हम उन्हें संख्या या गणितीय अवधारणाओं को सिखाने से पहले इन संख्या पूर्व अवधारणाओं को सिखाएं, उनका ज्ञान कराएं, जिनमें हम अपने आसपास जो उपलब्ध मूर्त वस्तुएं हैं उनको पहचानने के लिए उनके आकार के अनुसार उनका वर्गीकरण करने में, वर्गीकरण होता है कि किसी वस्तु में कुछ विशेष उभयनिष्ठ गुण होते हैं जो एक समान होते हैं कुछ वस्तुओं में, तो उन वस्तुओं को एक साथ करने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण है। कहीं मिली जुली वस्तुएं हैं, उनमें से एक समान वाली वस्तुओं को छांट कर अलग करना, दूसरे गुणों के आधार वाली जो वस्तुएं हैं उनको अलग करना, इसे हम वर्गीकरण की संज्ञा देते हैं। तो जैसे आकृति के आधार पर, उनके रंग और बनावट के आधार पर उन वस्तुओं को छांटना, उन्हें क्रम में लगाना, उनका समूहीकरण करना, उन वस्तुओं को तुलना करके कि क्या कौन सी वस्तु छोटी है या कौन सी वस्तु किस रंग की है, इस तरह उनको छांट कर अलग करना, उन वस्तुओं को उन एक क्रम में लगाना, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। इन्हीं सब क्षमताओं का पूर्ण विकास करना ही संख्या पूर्व संबोध कहलाता है। इसे हम अपने घर के आसपास या अपने विद्यालय के आसपास स्थानीय परिवेश में जो भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु,
उनकी क्रियाओं में जो अंतर है, उनमें जो समानता है, उनकी हम तुलना कर सकते हैं, तुलना करके उन्हें बता सकते हैं। बच्चे अपने घर की चीज़ों में, जीवन की विविध क्रियाओं में, स्थानीय चीज़ों में, इन सब चीज़ों में ये अंतर स्थापित कर लें, उनको छाँट लें, उनका वर्गीकरण कर, इस तरह वो इन क्षमताओं से परिचित होंगे और जो हमारे गणित की संक्रियाएँ हैं, जो इसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उसे वो आसानी से समझ सकेंगे। क्योंकि जब वो एक-एक वस्तु को देखेंगे, उनका वर्गीकरण कर लेंगे, तभी वो उसे गणित की संक्रियाओं से जोड़कर आगे का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, गिनती सीख सकेंगे, उन गिनतियों को क्रम में लगा सकेंगे। इस तरह की क्रियाएँ उनके लिए सहज हो जाएँगी। जैसे हमने 2 चित्र दिए, उन दोनों चित्रों में वह अंतर स्पष्ट कर लें। कुछ वस्तुओं को जो अलग-अलग दिख रही हैं, उन्हें ढूँढ लें। समान तरह की दिखने वाले चित्रों का या वस्तुओं का मिलान कर सकें या उसका एक पैटर्न स्थापित कर सकें कि हमने पहले छोटा लगाया, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इस तरह की क्रियाएँ उन्हें अनुक्रम में लगाएँ। तो इस तरह इन क्षमताओं का विकास ही संख्या पूर्व अवधारणाएँ कहलाती हैं, जिन्हें स्कूल में जो सामान्य अध्ययन है, जो सामान्य क्रियाएँ हैं, उनको पढ़ने से पूर्व इन सब क्षमताओं का विकास होना अति आवश्यक है। अब हमारा उद्देश्य क्या है ये संख्या पूर्व अवधारणाओं को स्पष्ट करने का? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों में सबसे पहले ये अवधारणाएँ क्या होती हैं, इन्हें किन संकेतों से, किन नामों से बताया जाता है, इसे स्पष्ट करें। बच्चों को स्वयं करके सीखने का अनुभव दे सकें, इन संबोधों की पहचान कराएँ, उनको क्रम में लगाएँ। क्रम का तात्पर्य है कि अनुक्रम का कि वस्तुओं को एक क्रम में सजाना, जो एक नियम विशेष के तहत होता है। जैसे हमने अगर कहा कि छोटे से बड़े में कुछ वस्तुएँ हैं, इनको लगाओ, तो उनकी लंबाई के आधार पर सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से उसको एक क्रम में लगाया जाता है। ऐसे ही इन संबोधों की तुलना करना कि अगर हमने 2 संबोध निकालने के लिए कहा कि लंबी वाली चीज़ों को छाँटो या जो वस्तुएँ आकार में इन वस्तुओं से छोटी हैं, उन्हें अलग करो। तो इस तरह वो वस्तुओं की आपस में तुलना करके देखेगा कि कौन-सी छोटी है और कौन-सी बड़ी और फिर इस तरह वो उन वस्तुओं को अलग कर सके। इन संबोधों द्वारा जो बच्चे हैं, उनके अंदर एक संज्ञानात्मक विकास होता है, जिससे बच्चे इन संबोधों के आधार पर अपने आप को इस गणित के जो संक्रियाएँ हैं, उनसे जोड़ेगा। जो शुरुआती दौर की हमारी गिनती या कुछ जो संकेत बनाए गए हैं छोटे-बड़े के लिए क्रम में जो अवरोही, आरोही, अवरोही, इस तरह जो भी गणितीय संक्रियाएँ हैं या गणितीय अवधारणाएँ हैं, उनको जानने से पूर्व इन अवधारणाओं से परिचित होना ज़रूरी है। इन अवधारणाओं के विकासात्मक प्रचलन ही है, मतलब इस प्रशिक्षण में जो बच्चे हैं, उनमें गणितीय अधिगम की अवधारणा के विकासात्मक प्रचलन की पहचान कराना ही हमारा उद्देश्य है और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को इसके साथ कार्य करने का, अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। इससे पहले कि मैं कुछ गतिविधियों की चर्चा करूं इन अवधारणाओं पर आधारित, मुझे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जिसमें शिक्षा को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए रचनात्मकता को बढ़ावा देने तथा कृत्रिमता से बचने की बात कही गई है। इसके लिए मैं अपने साथी श्री दयाशंकर जी को बुलाना चाहूंगी, जो गुरुदेव जी के शब्दों को अपने सम्मुख, हम सब के सम्मुख रखें। धन्यवाद। श्री दयाशंकर जी।
धन्यवाद डॉक्टर नीतू मैम। थैंक यू सर। मैं आप लोगों के समक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से एक सारांश आपके समक्ष रखता हूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में। जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चीजों से अपने खिलौने बनाने और अपनी कल्पना में नए नए खेल इजाद करने की मुझे पूरी आजादी थी। मेरी खुशी में मेरे साथियों का पूरा हिस्सा ही नहीं होता था, बल्कि मेरे खेलों का पूरा मजा उनके साथ खेलने पर निर्भर करता था। एक दिन हमारे बचपन के इस स्वर्ग में वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया से एक प्रलोभन ने प्रवेश किया। एक अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे एक साथी को दिया गया। वह कमाल का खिलौना था, बड़ा और मानो सजीव। हमारे साथी को उस खिलौने पर घमंड हो गया और अब उसका ध्यान हमारे खेलों में इतना नहीं लगता था। वह उस कीमती चीज को बहुत ध्यान से हमारी पहुंच से दूर रखता था। अपनी इस खास वस्तु पर इठलाता हुआ वह अपने अन्य साथियों से खुद को श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि उनके खिलौने सस्ते थे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर वह इतिहास की आधुनिक भाषा का प्रयोग कर सकता तो वह यही कहता कि वह उस हास्यास्पद रूप से श्रेष्ठ खिलौने का स्वामी होने की हद तक हमसे अधिक सभ्य था। अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया, वह तथ्य जो उस वक्त उसे मामूली लगता था कि इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई जो उसके खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी। एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा। उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं, और न ही उसके खेल में बच्चे का आनंद था, और न ही उसके खेल की दुनिया में साथियों को खुला निमंत्रण। सारांश से हमें यह ज्ञान होता है कि बच्चों को उनके आसपास उपस्थित परिचित चीजों से जोड़कर सिखाने से उनके ज्ञानात्मक वृद्धि बढ़ती है। धन्यवाद। आगे वापस वॉइस डॉक्टर नीतू मैम को। जी धन्यवाद सर। सर ने गुरुदेव की इतनी बड़ी बात, इतना मतलब शिक्षा से रिलेटेड इतना अच्छा वाकया शेयर किया हमारे साथ, जिसे एनसीएफ 2005 में भी शामिल किया गया है। गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि शिक्षा को खेल से जोड़कर उसे बच्चों के खुद के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाए तो वो ज्ञान उनका स्थायी होता है। अब मैं इन संख्या पूर्व संबोधों की चर्चा करूंगी। जैसे एक संख्या पूर्व संबोध है छोटा बड़ा। ये संख्या पूर्व संबोध जो होते हैं, ये बच्चों को शुरू से ही अनुभव इन चीजों का हमारे परिवार से ही होता है।
बस हम उन्हें शब्द देने का काम करते हैं। हम कहानी, खेल, गीत द्वारा उन बच्चों के उन्हीं अनुभवों को एक नाम देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि बच्चा ये इस तरह से इसको ये कहा जाता है, इसका नाम ये है, इसके संकेत ये हैं। जब छोटा-सा बच्चा हमारे विद्यालय आता है, तो वो थोड़ा डरा-सहमा सा रहता है। वो हमसे बातचीत करने में झिझकता है। हमें पहले उसके डर और झिझक को दूर करना चाहिए। उससे बातचीत करना चाहिए, उसकी कविताएँ जो उसके घर से शुरू हुई हैं, जो वो जानता है, उसको सुनना, उसकी छोटी-छोटी जो कहानियाँ हैं, जो उसके कोमल मन से निकली, उसे सुनकर उसे अपने साथ सहज महसूस कराना होता है। जिससे बच्चा जब सहजता से हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम गतिविधि की सहायता से, कहानी की सहायता से, गीत की सहायता से, खेल की सहायता से, उसे ठोस वस्तुओं की सहायता से अनुभव करने का अवसर प्रदान करें। जैसे हमने बच्चे के परिवार के विषय में सदस्यों की संख्या, नाम, नापसंद, पसंद, खान-पान, घर के पालतू पशुओं की संख्या, कौन-सा पशु छोटा है, बड़ा है, इस तरह से उनसे बात करके पहले हम उनके बारे में जानें ताकि वो हमारे साथ सहज महसूस करें और हमारी बातों को वो सुनें। ऐसे छोटा-बड़ा हम बच्चे जो हैं हमारे घर से ही छोटी-बड़ी चीज़ों को देखते हैं। छोटा-बड़ा कुछ नहीं, बस पहले तो अनुमान लगाकर हमें जानना होता है कि क्या बड़ा है, क्या छोटा। तो ये बच्चों के अनुभव और अनुमान पर इसको बताया आधारित करके बताना चाहिए। जैसे कि बच्चे आपको वो 2 पेड़ दिख रहे हैं, इसमें बड़ा-सा पेड़ कौन-सा है, छोटा-सा पेड़ कौन-सा है। तो इस तरह वो छोटा-बड़ा या छोटी-छोटी चीज़ों को बताएगा। परिवेश में उपलब्ध वो वस्तुओं को क्योंकि पहचानता है, ये पूर्व ज्ञान उनके पास पहले से ही होता है कि वो अपने आस-पास की छोटी-छोटी 3 साल का बच्चा इन सब चीज़ों को जानता है, 4 साल का जो बच्चा है हमारा, वो परिवेश की चीज़ें कंकड़, गोली, गेंद, पेड़, पौधे, पत्तियाँ, फूल इन सब से परिचित होता है। तो इन्हीं चीज़ों में रखकर उन्हें हम आगे का ज्ञान देंगे। ऐसे ही छोटे-बड़े को बताने के लिए हम क्लास में बच्चों को समूह में विभाजित कुछ समूह बनाकर बच्चों को या तो हम कुछ चार्ट, पोस्टर या कुछ वस्तुएँ दें, जैसे हमने गोली दिया, फुटबॉल दिया और बच्चों को पास बुलाया, पूछा, "बेटा कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा? फुटबॉल बड़ा है या ये गोली बड़ी है?" हो सकता है कुछ बच्चे गोली को ही बड़ा कहें, तो उस समय हमें उन्हें एक सपोर्ट देना है, उन्हें समझाना है प्यार से, बेटा इसे छोटा कहते हैं, ये बड़ा है। ऐसे ही बच्चा पेंसिल, रबड़ इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर आता है, तो हम उन सब चीज़ों का प्रयोग भी उन्हें छोटा-बड़ा शब्द को सिखाने या छोटा-बड़ा क्या है इसको बताने में कर सकते हैं। हम उन्हें पोस्टर जैसे ये 2 बच्चे देखिए ये 2 हाथी के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन-सा हाथी छोटा लग रहा है, कौन-सा बड़ा है, कौन-सा आपको पसंद है छोटा वाला हाथी या बड़ा वाला हाथी? बाहर से कहें कि बेटा आप परिवेश से कुछ फूल या कुछ पत्तियों को तोड़ कर लाइए। जब वो तोड़ के लाएगा तो ये सहज है कि बच्चा समान आकार की चीज़ों को तो नहीं लाएगा। पत्तियाँ भी एक ही पौधे में कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी। हम उन पत्तियों की सहायता से पूछें बेटा कौन-सी पत्ती अच्छी लग रही है या कौन-सी पत्ती बड़ी है, कौन-सी पत्ती छोटी। तो इस तरह से कौन छोटा, कौन बड़ा करके हम उन्हें छोटे-बड़े का ज्ञान करा सकते हैं, जिसका उपयोग हम आगे अपनी गणितीय संक्रियाओं में भी करते हैं। तो जब इन वस्तुओं से वह छोटे-बड़े का ज्ञान कर लेगा, तो आगे उसके लिए अन्य क्रियाओं को सीखना सहज होगा। ऐसे ही एक कविता छोटी-सी हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, कुछ कहानियाँ सुना सकते हैं, हाव-भाव के साथ हम उनके साथ मिलकर गा सकते हैं, जैसे चुपके चुपके छोटा चूहा, हम छोटे चूहे की बात कर रहे हैं, छोटा-सा चूहा। चुपके चुपके छोटा चूहा आया मेरे घर, बड़े मज़े से खाता है वह मीठे ताज़े फल।
जानते हैं चूहा सभी बच्चों के घर में होता है, बच्चे चूहे से परिचित होते हैं, और चूहा घर की चीजों को काटता, खाता, कुतरता दिखता है, तो बच्चे जल्दी उस चीज को कोरिलेट करेंगे अपने साथ, और वो उस प्रसन्नता से आपके साथ उस चीज को लेंगे, गाएंगे, सीखेंगे। तो जैसे चुपके चुपके छोटा चूहा आया मेरे घर, बड़े मजे से खाता है वह मीठे ताजे फल। अब बड़े की बात करनी है तो बिल्ली भी बच्चों ने देखी ही होगी। फिर हम इसी कविता को आगे जोड़कर उनके साथ गाते हैं। तभी बड़ा सा बिल्ला देखा खुश होकर। जब बिल्ली चूहे को देखती है तो खुशी से देखती है, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाती है। ये बच्चे इन सब चीजों से परिचित होते हैं, तो हम उन्हें ऐसे बताएंगे कि तभी बड़ा सा बिल्ला आया, देखा खुश होकर, आहट पाकर भागा चूहा छोड़ के सारे फल। इस तरह बच्चे इसके साथ खुशी खुशी आपके साथ गाएंगे और समझ जाएंगे कि चूहा जो है वो छोटा होता है और बिल्ली जो है उससे बड़ी होती है। तो इस तरह कविता के तरह, या हमारी किताबों में कुछ चित्र दिए हुए हैं, हम कुछ पोस्टर अपने साथ बनाकर कुछ TLM का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे के ही 3 चित्र अगर दिए हुए तो पूछें बेटा बच्चा बताओ कि इसमें कौन सा पेड़ जो है वो सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ऐसे ही कुछ जानवरों के चित्र देके, हाथी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह कुछ चित्र, कुछ पोस्टर बच्चों के समक्ष रखकर पूछें कि बताइए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। या हम कुछ अपने परिवेश से कंकड़ उठा लाएं या कुछ पत्तियां उठा लाएं, उनको एक क्रम में रखकर पूछें इनमें से बताइए कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो इस तरह बच्चा छोटे बड़े का ज्ञान बड़ी ही सहजता से कर लेगा, और फिर उसे वो बड़े अच्छे मन से अपने घर, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या वो जो भी वस्तुएं देखेगा उसके साथ वो उन चीजों को सीखता चलेगा। वो जाएगा भी तो रास्ते में देखता ये पेड़ छोटा है, ये पेड़ बड़ा, क्योंकि वो उसने एक खुशी महसूस की आपके साथ उसको पढ़ने में। ऐसे ही हल्के भारी का ज्ञान कराना है तो हम क्लासरूम में ही बच्चों के सामने कुछ 2 डिब्बे एक समान आकृति के लेते हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा तो चौक के डिब्बे होते हैं, कुछ 2 डिब्बे समान आकार के लीजिए, एक में रुई भर दीजिए और एक में चाहे चावल के दाने या बाहर से बालू या मिट्टी कुछ भी उठा लाइए, उस एक बॉक्स में मिट्टी या बालू रखिए और दूसरे में रुई, और फिर एक एक बच्चे को बारी बारी से बुलाइए, कहिए कि अब इन बॉक्स को वो उठाए। तो जब वो बॉक्स को उठाएगा तो उसे फील होगा, अनुभव होगा, महसूस करेगा वो कि एक जो डिब्बा रुई वाला था वो बड़ा ही हल्का है और जो दूसरा वाला डिब्बा है वो बड़ा भारी, मतलब उसके दूसरे डिब्बे के कंपैरिजन में वो उसे भारी महसूस हो। और फिर आप उन्हें इस चीज को क्लियर करिए कि जो आपको भारी महसूस हो रहा है उसे भारी ही कहते हैं। भारी शब्द को वो समझे, महसूस करे कि ये भारी और ये हल्का है। इस तरह से हम हल्का भारी का कॉन्सेप्ट बच्चे में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ पोस्टर अपनी दीवारों पर भी लगे होते हैं या हम बनाकर भी लगा सकते हैं। कुछ पोस्टर बनवाइए या ब्लैक बोर्ड पर ही कुछ ड्रॉ करके उसमें कहिए बच्चे बताइए। बच्चे चूंकि आसपास अपने परिवेश से परिचित हैं तो वो इन चीजों को बड़े ही अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। जहां बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है उन जगहों पे आप उनका पूरा सहयोग करिए। जैसे ये पोस्टर एक हल्का भारी का एक हमने उदाहरण के तौर पर लिया है कि ये हल्का भारी, इसमें आप हाथी भी देख सकते हैं, एक चूहा देख सकते हैं। तो हाथी और चूहे में अगर पूछा जाए तो कौन भारी है, बच्चा तुरंत बताएगा कि हाथी भारी है। ऐसे 2 लोग दिख रहे हैं, एक बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा बच्चा दिख रहा है, बच्चा जानता है कि जो बड़ा है वो भारी होगा, तो वो बताएगा कि ये भारी है और ये हल्का। ऐसे साइकिल दिख रहा है आपको, एक गाड़ी दिख रही है, पूछिए बच्चे इस पोस्टर में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्या साइकिल ज्यादा भारी होता है या जो मोटर कार है वो भारी होती है, या एक गमला भारी होता है, एक बड़ा सा पेड़ भारी होता है। तो इस तरह पोस्टर के आधार पर आप बच्चों को हल्का भारी जैसी चीजों को बता सकते हैं, हल्का भारी का ज्ञान करा सकते हैं। या इसी पोस्टर पर हम कुछ कविताएं भी कह सकते हैं, जैसे आओ बच्चों बारी बारी मिलकर सीखें हल्का भारी, तुमने देखा हाथी भारी, करते लोग इस पर सवारी, दौड़ लगाता चूहा हल्का, मुर्गी का चूजा भी हल्का,
हल्का तिनका पत्थर भारी, देखो इनको बारी बारी। इस तरह वो पत्थर को, तिनके को, चूहे को, वो सब उनके परिवेश में चीजें हैं, बस वो उसे खेल खेल में अपने ज्ञान को बढ़ाने में प्रयोग कर सकता है। तो इन चीजों को बच्चों तक कैसे हम पहुंचाएं कि बच्चा उससे खेले भी और सीखे भी। स्लाइड नहीं बढ़ रही। सीख सीख के इस तरह बच्चा हल्का भारी का ज्ञान करेगा और अपने ज्ञान को धीरे धीरे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे उसके ज्ञान में दो तरह की वृद्धि होगी। एक तो वो परिवेश की चीजों को जानेगा, उनके गुणों को समझेगा, साथ में इसे गणित के रूप में, गणित को सीखने की जो शुरुआती दौर है उसमें उसका प्रयोग करेगा। ऐसे हम कुछ या तो चित्र ले सकते हैं, या हमारे पास कुछ सामान हो तो हम उसको रख सकते हैं, जैसे फल फूल। फल हमारे एमडीएम में फल का ही प्रावधान है। फल उस दिन हम बाहर से कुछ चीजें तोड़ लाइए, कुछ पत्तियां, कुछ फूल, फिर हम उनको तीनों को रख दें और कहें अब बताइए इसमें से फल भारी है या पत्ती भारी है या फूल भारी है। तो वो उठाएगा उसको और महसूस करेगा और बताएगा कि क्या हल्का है और क्या भारी। इसी तरह हमारी किताबों में ये सारे चित्र बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी गणित की जादू पाठ्य पुस्तक में उदाहरण के तौर पर कुछ ये चित्र और अभ्यास कार्य दिए गए हैं। उनकी सहायता से हम बच्चों में हल्का भारी की, बच्चे ये सामने चित्र दिए गए हैं, इनमें से आप जो हल्का है उसको पेंसिल से घेरो या उंगली रखकर बताओ इनमें से कौन सा भारी है। कटहल भारी, बैगन भारी है या भिंडी। इन तीन बच्चे चूंकि सब्जी, इन सब चीजों को जो ये हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा, साग सब्जी फल फूल ये बाकी चीजें हैं, उनसे आसानी से वो समझ सकेगा कि क्या हल्का है क्या भारी है। वो तुरंत बताएगा कि भिंडी हल्की है और कटहल भारी है। ऐसे ही हमारे यातायात के साधन में रिक्शा, साइकिल, टैक्सी, इस तरह की चीजें हो गई। घर में प्रयोग करने वाले ड्रम, बाल्टी, मग, इन सब चीजों को वो रोज देखता है, रोज उसके साथ उसके अनुभव जुड़े हुए हैं। वो समझ जाता है कि क्या हल्का है और क्या भारी है, तो वो स्वयं भी उसके साथ आनंद महसूस करता है, रुचि लेता है, और हमें भी बच्चों के साथ मिलकर उन्हें सिखाने में मजा आता है। तो हम परिवेश से जुड़ी चीजों को अगर लेंगे तो बच्चा बड़ी ही सहजता से हमसे जुड़कर उन चीजों को सीखेगा और हमारा सिखाना भी आसान होगा। अंदर बाहर एक संख्या पूर्व अवधारणा है। जब हम गणित का जादू पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे पहला जो उसमें पाठ है उसमें इस अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बड़ी ही रोचक और चित्रात्मक कहानी है, जिसे हम अपने क्लासरूम में भी दूसरे तरीके से करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसमें एक अरब है और एक उसका ऊंट है। एक आप बच्चा बना लीजिए, उसको अरब बना दीजिए, एक को ऊंट बना दीजिए, या स्वयं उसके साथ इस कहानी का हिस्सेदार बनकर आप साथ में एक अभिनय के द्वारा भी आप इसको सिखा सकते हैं। जिसमें दिया गया है कि एक अरब और एक उसका ऊंट है। सर्दी का दिन था, अरब अपने ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। अब चूंकि सर्दी का दिन था और अरब ऊंट की पीठ पर बैठ के जा रहा था, तो ठंडी के दिन में अरब को ठंड लग रही होगी। फिर रात को अरब ने अपना तंबू लगाया और वो अपने तंबू के अंदर चला गया, और जो उसका ऊंट था उसको उसने बाहर रख दिया। ठंडी में अरब ने सोचा कि रात भाई अब ठंड में जाना ठीक नहीं, तो मैं तंबू लगाकर यहीं आराम कर लेता हूँ। अरब खुद तंबू के अंदर आ गया और जो ऊंट था उसको तंबू के बाहर बैठा दिया। तो इस तरह पहले ही समझ जाएगा कि अंदर कौन गया, अरब गया, और बाहर किसको बैठा दिया, बाहर उसने अपने ऊंट को बैठा दिया। इस तरह बच्चों से बीच बीच में प्रश्न करते हैं जिससे पता चले बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं, आपकी कहानी से वो जुड़ा है कि नहीं, आपको सुन भी रहा है, आप पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, उसे मजा आ रहा है कि नहीं। तो बीच बीच में अगर हम ऐसे ऐसे छोटी छोटी कुछ उनसे पूछते रहे तो वो हमारी कहानी में रुचि लेंगे, क्लासरूम में रुचि लेंगे और चीजों को समझेंगे। फिर क्या हुआ, बाहर तो बहुत ठंड थी। अब
उसने अरब से, जो अरब का ऊंट था, ऊंट ने पूछा अरब से, मैं क्या अपनी गर्दन अंदर कर लूं? तो अरब ने सोचा, हाँ ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अब क्या हुआ, ऊंट की गर्दन कहाँ गई? अंदर, और आधा ऊंट था बाहर। फिर और ठंड बढ़ी। फिर ऊंट ने अरब से पूछा, अब मैं अपनी टांग भी अंदर कर लूं? तो अरब ने कहा, ठीक है, तुम अपनी टांग भी अंदर कर लो। इस तरह ऊंट थोड़ा सा और अंदर गया। फिर बाहर तो बहुत ठंड थी भाई, अब क्या करे? उसने अरब से पूछा, क्या मैं पूरा अंदर आ जाऊं? तो फिर अरब ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, तंबू में हम दोनों कैसे? तंबू तो बहुत छोटा है। अब देखिए, यहाँ छोटा भी आ गया, यानी एक कॉन्सेप्ट जो उसने छोटा बड़ा सीखा था, यहाँ उसे समझ में आया कि तंबू छोटा है, तो उसमें दो लोग नहीं रह सकते, ना अरब और ऊंट। तो फिर कहानी में क्या हुआ, ऊंट पूरा पूरा तंबू के अंदर आ गया, और अरब, चूंकि तंबू छोटा था, उसे, अरब को तंबू से बाहर आना पड़ा। अब क्या हुआ, शुरुआती दौर में तंबू के अंदर था अरब और बाहर था ऊंट, और अब ऊंट था तंबू के अंदर और अरब था बाहर। इस तरह की कहानियों को बड़े ही रोचक तरीके से सुनाकर, दिखाकर या अभिनय कराकर आप इन संक्रियाओं का, इन अवधारणाओं का ज्ञान करा सकते हैं। इसके लिए कुछ गतिविधि भी है, जैसे आप बच्चों को बुलाए, अपने क्लासरूम में बच्चों को बुलाइए, एक एक करके आप एक बॉक्स रखिए, और बारी बारी से बच्चों को बुलाकर कहिए कि इस बॉल को इस बॉक्स के अंदर रखो। बच्चा क्या करेगा, बॉल को उठा के अंदर रखेगा। फिर कहिए कि अब इस बॉक्स से बॉल को बाहर निकालिए। ऐसे अंदर बाहर, इस तरह का जब तब तक बच्चों के साथ गतिविधि कराएं जब तक वो समझ ना जाए कि अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। ऐसे आप टॉफी के साथ कर सकते हैं, बच्चों को टॉफी पसंद है, आप एक एक बॉक्स रखिए या एक जार रखिए और कुछ टॉफियां ले लीजिए, कहिए अब इन टॉफियों को बॉक्स के या इस जार के अंदर रखिए, और कुछ टॉफियों को फिर कहिए कि जार के बाहर रखें, या तो आप स्वयं कुछ टॉफियों को जार के बाहर रख दीजिए और कुछ टॉफियों को जार के अंदर, और पूछिए कि बाहर कौन सी टॉफी है और अंदर कौन सी टॉफी है। बच्चा बताएगा आपको कि जार के अंदर टॉफी कौन सी है, बाहर कौन सी है। इस तरह आप उनको इन अवधारणाओं से परिचित कराइए, और जब ये क्रियाएं आप बार बार करेंगे तो वो चीजें उनके ज्ञान को स्थायी बनाएगा, वो समझ जाएंगे अंदर क्या है बाहर क्या है। एक तरह की और गतिविधि आप कर सकते हैं कि आप अपने ही क्लासरूम में चौक से एक गोला बड़ा सा खींच लीजिए, फिर आप बारी बारी से बच्चों को बुलाइए और कहिए, गोले के अंदर जाओ, गोले के बाहर आओ। जो बच्चा सही करेगा उसे आप प्रोत्साहित करिए, कुछ इनाम दीजिए, तो बच्चे उसमें और भी बच्चे रुचि लेंगे और क्या करेंगे, वो अंदर बाहर की अवधारणा को अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या अंदर होता है और क्या बाहर होता है। इसी तरह आगे पीछे की अवधारणा को समझाने के लिए भी हमारे पास कई कहानियां होती हैं, गीत हैं, तो इन सब चीजों का प्रयोग कर आप आगे पीछे का ज्ञान करा सकते हैं। ये सारे जो अवधारणाएं हैं, क्योंकि हमें बाद में अपने गणितीय संक्रियाओं और अवधारणाओं को समझने में सहायता देती हैं, तो इनका ज्ञान हम इसी तरह पोस्टर, कहानी, चार्ट आदि की सहायता से कर सकते हैं। जैसे आगे पीछे की गतिविधि के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने क्लासरूम में कुछ बच्चों को लाइन से खड़ा, फिर बच्चों को निर्देश दें कि जब मैं आगे बोलूं तो बच्चे सामने अपने आगे की तरफ हाथ करके ताली बजाएंगे, और जब मैं पीछे बोलूं तो पीछे करके ताली बजाएं। आप दो टीम बना दीजिए और आप जल्दी जल्दी कहिए, आगे पीछे। जो बच्चा सही ताली बजाए वो खेल में बना रहे, और जो गलत करे वो खेल से बाहर हो जाए। इस तरह, और जो गलत कर रहा है आप उसको फिर दोबारा सिखाएं कि ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे का मतलब आगे की तरफ ताली बजाए, पीछे का मतलब पीछे की तरफ हाथ करके ताली बजाना है। बच्चे इस क्रिया में बहुत ही रुचि लेंगे और बड़े ही खुश होकर वो आगे पीछे की अवधारणा को समझेंगे। इस तरह और एक और गतिविधि हम कर सकते हैं कि क्लासरूम में ही बच्चों को कहें कि आप लोग हाथ पकड़ के एक गोला बना लें, और एक चौक से हम गोला खींच देते हैं, उसके चारों तरफ उन बच्चों को खड़ा कर देंगे। अब कहें कि जब मैं आगे बोलूं तो आप इस गोले के
अंदर की तरफ, आगे की तरफ, या जहां आप लोगों ने गोला बनाया है तो अपने सामने की तरफ आप कूदें, और जब मैं पीछे बोलूं तो आप पीछे की तरफ कूदें। ये गतिविधि करने में भी बच्चों को बड़ा मजा आता है। वो जब आप आगे कहेंगे आगे कूदेंगे, जब आप पीछे कहेंगे तो पीछे कूदेंगे, और जो बच्चा गलत हाव भाव करे उसको आप बाहर करें, फिर उसे समझाएं। उनके साथ आप स्वयं भी खेल का हिस्सा बनकर सीखें। इस तरह आप आगे पीछे इन अवधारणाओं को सिखा सकते हैं। ऐसे ही आप पोस्टर ले लें, पोस्टर की सहायता से आप बच्चों को आगे पीछे का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये सामने एक छोटा सा पोस्टर हमने उदाहरण के तौर पे रखा है कि इसमें ये जो छोटा सा चूजा है वो सबसे आगे है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा है, फिर सबसे पीछे गुड़िया रानी दौड़ रही है। तो अब आप उनसे पूछिए कि सबसे आगे जो है वो कौन है, कौन सा चूजा है, आप उंगली रख के बताएं, या आप पेंसिल से घेर के बताएं, या आकर मुझे बताओ कि इनमें से कौन सबसे आगे है और कौन सबसे पीछे है। हो सकता है बच्चा पूछे कि ये वाला जो है वो क्या, उसे क्या कहेंगे, तो आप बताइए कि एक जो है वो बीच में है, सबसे आगे, फिर सबसे पीछे, और एक जो है वो बीच में है। तो इस तरह, और आप इसी पोस्टर में आप छोटे बड़े का भी ज्ञान करा सकते हैं, सबसे छोटा चूजा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है। तो इस तरह कई अवधारणाओं को एक में करके भी आप सिखा सकते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं जो आपस में गतिविधियों में ही एक साथ कई कई अवधारणाएं मिल जाती हैं और हमें आगे की चीजों को सीखने के लिए सहज और रुचि पैदा करती हैं। ऐसे ही स्लाइड नहीं बढ़ रही है। हाँ, ऐसे ही एक गतिविधि है कम ज्यादा के लिए। ये अवधारणा कम ज्यादा के लिए है। तो जैसे संख्याओं में भी हम आगे बताएंगे उनको कि सबसे कम वाली संख्या कौन सी है, ज्यादा, तो उसके पहले उन्हें मूर्त वस्तुओं की सहायता से ये अनुभव करना होगा कि कम किसे कहते हैं और ज्यादा किसे कहते हैं। तो कम किसे कहते हैं और ज्यादा किसे कहते हैं। तो ये जो अनुभव करके सीखने वाली चीज है, इसके लिए हम कई गतिविधि कर सकते हैं, कुछ चित्र पोस्टर की ही सहायता से। और हम बच्चों से क्या कहें कि पहले कुछ समूह में बच्चों को क्लासरूम में भी बांट सकते हैं और कहें कि जाओ और परिवेश में उपलब्ध कुछ फूल ले आओ, कुछ कंकड़ ले आओ, तिनका ले आओ, जो भी तुम्हें मिले छोटी छोटी चीजें ले आओ। बच्चा जब लेकर आएगा तो उसे एक जगह पर रखवाइए। हो सकता है कोई दो बच्चे एक ही चीज को लेके आए हों, उनको अलग अलग रखवाइए और फिर उनको पूछिए कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। या जैसे फल वाले दिन आप फल वितरण करने से पहले दो अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग रख दीजिए और पूछिए किस कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। बच्चा सहजता से बताएगा, खुश होके बताएगा। हालांकि उसको गिनती नहीं आती, वो संख्या नहीं जानता, लेकिन वो ज्यादा और कम जानेगा। बच्चे होते नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे घर में जब माँ उनको कुछ बिस्किट या कुछ टॉफियां देती हैं तो दो भाई बहन है, अगर एक को दो टॉफी मिल गई, हालांकि उसको पता नहीं होता कि ज्यादा क्या चीज होती है, लेकिन वो बच्चा लड़ पड़ता है कि माँ मुझे और चाहिए, उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। तो इस तरह वो चीज तो उसके अंदर है, बस हमें उसको एक शब्द दे देना है, एक अपने शिक्षण में उस चीज का प्रयोग कर लेना है। हमें अपने जो शिक्षण के तरीके हैं उसको बदलकर उनके जो बच्चों के अनुभव, बच्चों से जुड़ी जो चीजें हैं उसको अपने लिए यूज करके उन्हें शिक्षा प्रदान कर देनी है कि उन्हीं चीजों का प्रयोग करके वो और भी चीजों को बड़ी ही आसानी से सीख सके। ऐसे ही हम उनके बच्चे अक्सर ग्रामीण परिवेश में कंचे खेलते हैं, उन कंचों का सही प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं कि उन कंचों को हम इकट्ठा कर लें और दो अलग अलग ढेरियों में रख दें और पूछें कि कौन सी ढेरी में ज्यादा कंचे हैं और किसमें कम। ये बच्चे बड़ी ही आसानी से, आराम से आपको तुरंत ही बता देंगे। वो ना गिनेंगे, ना उन्हें गिनती आती है, लेकिन वो आपको बताएंगे। अगर कोई बच्चा नहीं बता सकता तो आप उसे समझाएं और ये क्यों ज्यादा है, क्यों कम है। तो ये जब संख्या सीखेंगे तो वो समझ ही जाएंगे। उसके पहले आप उसको इस बात में सहायता दें कि वो समझ सके कि ज्यादा क्या होता है और कम क्या होता है। हम
परिवेश से कुछ फूल तोड़ के मंगा सकते हैं या रख सकते हैं, कुछ पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें अलग अलग रखकर हम कम ज्यादा की अवधारणा को स्पष्ट करें। ऐसे ही हम क्लासरूम में कर सकते हैं, 2 ग्लास लें, क्योंकि ग्लास वगैरह तो बच्चे रोज एमडीएम में खाना मिलता है तो उनके पास ग्लास और ये सारी चीजें आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। हम 2 ग्लास या 3 ग्लास रखते हैं या कई ग्लास भी रख सकते हैं। हम 1 ग्लास रखते हैं, उसमें आधा ग्लास पानी रखते हैं और 1 ग्लास को पूरा भर के रखते हैं। बच्चे को बुला के पूछते हैं कि बताओ किसमें पानी की मात्रा कम है और किसमें ज्यादा है। बच्चा उठा के बताएगा, देखिए इसमें ज्यादा पानी है और इसमें कम है। ये सारी चीजें, और इसमें आप हल्का भारी भी बता सकते हैं कि आप जिस ग्लास में पानी कम है वो हल्का होगा अपेक्षाकृत उससे, वो जो जिसमें ज्यादा है वो भारी होगा। तो एक साथ आप कई कई चीजें बता सकते हैं, बस हमें किस जगह पर क्या, एक तरह से पुनरावृत्ति भी हो गई कि हल्का भारी क्या है और कम ज्यादा क्या है। इस तरह की गतिविधि हम क्लासरूम में कराकर बच्चों को सहजता से कम ज्यादा का ज्ञान करा सकते हैं। ऐसे एक छोटी सी चित्र कहानी, इस तरह की कहानी आप अपने क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हैं, आप तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे विद्यालय में बच्चों के जन्मदिन मनाने का भी प्रावधान थोड़ा सा रखा गया कि बच्चे उससे प्रोत्साहित हों, खुश हों, कुछ सीखें। तो जिस किसी बच्चे का जन्मदिन है तो इस तरह, या कभी कभी सैटरडे के दिन 2-2 बच्चों का जन्मदिन पड़ जाता है। सैटरडे को शायद विद्यालय में कुछ ऐसा रखा गया है कि जिन बच्चों का हफ्ते भर में जन्मदिन पड़ता है तो उनको हम एक साथ उनकी खुशी के लिए थोड़ा कुछ इस तरह से कुछ खेल गतिविधि कराएं कि बच्चा खुश भी हो, वो जाने कि ये सब चीजें क्या है। इसी से आधारित एक छोटी सी कहानी कम ज्यादा को बताने के लिए मैंने उदाहरण के तौर पे ली है कि मान लीजिए क्लास में गोलू और गुड़िया हैं, तो इस तरह एक कहानी है कि आज गोलू और गुड़िया का जन्मदिन है। गुड़िया बहुत खुश है क्योंकि उसके केक में ज्यादा मोमबत्ती लगी है, मतलब गुड़िया बड़ी है और जो गोलू है वो छोटा है, तो जो जितना बड़ा होगा उसकी में उतनी कैंडल ज्यादा होगी और जो छोटा है उसके में उतनी कैंडल कम होगी। अब इससे हम बड़ा छोटा भी बता सकते हैं और कम ज्यादा भी। तो गुड़िया जो है वो बड़ी है और गोलू जो है वो छोटा है, तो गुड़िया बहुत खुश है क्योंकि उसके केक में ज्यादा मोमबत्ती है, ज्यादा। और फिर आगे अब जन्मदिन मनाते हुए फिर जन्मदिन में बैलून है, तो गोलू आज खुश है क्योंकि गोलू थोड़ा सा उदास है क्योंकि गोलू के पास गुब्बारे कम है। गोलू छोटा है, वो गुब्बारों को इकट्ठा नहीं कर पाया, तो गोलू उदास है कि उसके पास गुब्बारे कम है। और गुड़िया खुश है कि उसके पास गुब्बारे ज्यादा हैं। इसी तरह गोलू को ज्यादा जन्मदिन पे उपहार मिले क्योंकि छोटा है वो, और गुड़िया को कम, तो गुड़िया उदास है। इस तरह से छोटी छोटी कहानी को बड़े ही रोचक तरीके से करके हम कम ज्यादा को बता सकते हैं। इसी तरह दूर पास के लिए है कि आप क्लासरूम में ही 2 गोले बना सकते हैं, चौक से आप खींच लें, बच्चों के समूह में बांट दें, फिर एक निश्चित स्थान पर सबको खड़ा कर दें। अब बोले कि कदम गिनते हुए या कदम से चलो कि किस गोले में तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जिस गोले में तुम जल्दी पहुंचते हो वो तुम्हारे पास में है, और जिस गोले में तुम दूर पहुंच रहे हो वो क्या है, आपका दूर है। तो इस तरह दूर पास के लिए बच्चे को ये गतिविधि करा सकते हैं कि जिसमें वो जल्दी पहुंच रहा है, यानी उसको कम दूरी तय करनी पड़ी तो वो पास की चीज है, और जिसमें ज्यादा चलना पड़ा वो दूर की है। इसी तरह आप कविता के सहारे बच्चों को दूर पास का बता सकते हैं। जैसे छोटी सी कविता है, दूर खड़ी है बिल्ली रानी देख रही है चूहे को। चूहा बिल्ली जैसे मैंने पहले एक उसमें अभी बताया आपको, उसी तरह से आप इस अवधारणा को समझाने के लिए भी कर सकते हैं कि दूर खड़ी है बिल्ली रानी देख रही है चूहे को। और फिर चूहा क्या बोलता है, पास ना आना बिल्ली रानी भाग जाऊंगा दिल्ली को। मतलब दूर का मतलब दूर से खड़ी है और वो पास नहीं आने को कहता है, यानी उसको पता है कि नजदीक आएगी तो बिल्ली खा लेगी। इस तरह पास दूर शब्द से परिचय होगा उनका, और रोचक कविता में उनकी रुचि बढ़ेगी, और साथ में इन अवधारणाओं का आसानी से वो ज्ञान करेंगे। ऐसे ही चित्र के सहायता से, पोस्टर की सहायता से हम दूर पास की अवधारणा को समझा सकते हैं। 2 पोस्टर ऐसे ही बनाते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी इस तरह के चित्र मौजूद है जिनका प्रयोग हम कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। जैसे पूछें कि ये चित्र को देखकर बताइए बच्चों कि पेड़ के पास क्या कौन खड़ा है, गाय खड़ी है या बकरी खड़ी है। बच्चा
ये चूंकि परिवेश से हर चीज से परिचित है, वो तुरंत बताएगा आपको। या दूसरे पोस्टर को देख के हम पूछ सकते हैं कि कौन सी चिड़िया जो है वो पेड़ के पास पहुंच गई है और कौन सी चिड़िया भी दूर है। इस तरह से हम उनसे दूर पास की चीज अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। इन अवधारणाओं को समझाने के बाद जो हमारा बच्चा है उसके अंदर ये एक तरह के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ये हमारा परिणाम होगा कि हमने जब जो इतनी मेहनत करके उनको अवधारणाएं समझाई, जो खेल, गीत और कहानी के माध्यम से, तो बच्चा अपने घर और आसपास के स्थानीय परिवेश में जो वस्तुएं हैं, जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु हैं, उनकी क्रियाओं में अंतर कर लेगा। जो समान है उसकी समानता को पहचान सकेगा। इन संबोधों की समझ उनके अंदर हो जाएगी, जिससे वो चीजों को वर्गीकृत कर सके, नाम लेके बता सके कि छोटा, बड़ा है, दूर है, पास है। उनकी तुलना कर सकता है कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। उनमें अंतर स्पष्ट कर सकता है कि क्यों ये छोटा है, क्यों बड़ा। या कुछ वस्तुएं हम देते हैं तो उसको क्रमबद्ध रूप से वो व्यवस्थित कर लेगा। इस तरह हम संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ बच्चों में विकसित करेंगे और ऐसे ही हम गणित के सभी प्रकरणों को बड़े ही रोचक तरीके से कक्षा शिक्षण में प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा बच्चा जो है वो खेल में मनोरंजन करते हुए, रुचि से और बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए हमारे सारी अवधारणाओं और संक्रियाओं को समझेगा। इसी के लिए धन्यवाद।